बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यूनिट 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के ब्लूप्रिंट के आधार पर इस इकाई से कुल 9 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक के 3 प्रश्न, 2 अंक और 4 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहला है कीमत अनुपात PX PY का ढाल सूचित करता है। हमको ऑप्शन दिए हैं बजट रेखा, बजट समूह सेट, कीमत रेखा, A और C दोनों। बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिसे अपनी दी हुई संपूर्ण आय के द्वारा उपभोक्ता खरीद सकता है जब वस्तुओं की बाजार कीमत हमको ज्ञात हो। बजट रेखा या कीमत रेखा कीमत अनुपात को दर्शाता है। दोनों एक ही चीज है, बजट रेखा और कीमत रेखा। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा। A और C दोनों। बजट रेखा को हम इस तरह व्यक्त करते हैं, ये हमारी बजट रेखा है या इसी को हम कीमत रेखा भी कहते हैं। उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। धनात्मक ढाल, ऋणात्मक ढाल, स्थिर ढाल, इनमें से कोई नहीं। उदासीनता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के एक समूह के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है और प्रत्येक संयोग उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करता है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण ले लिया केला और आम का। यदि उपभोक्ता केले का उपभोग अधिक करेगा तो उसको आम का उपभोग कम करना पड़ेगा, या आम का उपभोग अधिक करेगा तो उसे केले का उपभोग कम करना पड़ेगा। इसी कारण से उदासीन, इसका सीधा सा ये मतलब है जब हम एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का उपभोग कम करना पड़ता है। इसी गुण के कारण ही ये जो IC कर्व है, उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। इसका सही उत्तर B होगा, ऋणात्मक ढाल। अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने के पहले हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध का यदि ये चित्र समझ लेंगे तो हमको सभी वस्तुनिष्ठ को करने में आसानी होगी। हमको ये जो दिया हुआ है, ये वक्र नीचे दिया है, ये वाली लाइन जो दी हुई है आपकी, ये है हमारी सीमांत उपयोगिता लाइन। आप सीमांत उपयोगिता देख रहे हैं कि सीमांत उपयोगिता यहाँ से यहाँ तक आपका धनात्मक होता है, यहाँ ये शून्य होता है और इसके बाद ऋणात्मक हो जाता है। ये लाइन जो दी हुई है आपको, पहले बढ़ते हुए धीरे धीरे क्रम में बढ़ते हुए, फिर अधिकतम, स्थिर, फिर ये कम हो रही है। ये है हमारी कुल उपयोगिता की लाइन। तो यदि हम दोनों में संबंध देखें तो सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है या स्थिर होती है। सीमांत उपयोगिता जब घट रही है तब कुल उपयोगिता यहाँ पर बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम या स्थिर होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब कुल उपयोगिता कम होने लगती है। तो इस तरह से यदि आप ये वस्तुनिष्ठ जब भी आए तो आप परीक्षा में इतना यदि चित्र बना लेंगे तो दोनों के बीच जो संबंध है वो आपसे, उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। तो आप कॉपी में ये चित्र दोनों का संबंध का जरूर बना लीजिए। अगला प्रश्न है सीमांत उपयोगिता हो सकती है। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता क्या हो सकती है? सीमांत उपयोगिता यहाँ हमने देखा था, सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो सकती है, शून्यात्मक हो सकती है और ऋणात्मक हो सकती है। हमको विकल्प क्या दिया है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? डी होगा।
सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमको क्या बताना है? सत्य नहीं है। किसके बीच संबंध बताना है? सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। अभी हमने पिछली स्लाइड में ही देखा था इनके रिलेशन। हमको दिया है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। इसका मतलब है ये कथन सत्य है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। जब कुल उपयोगिता, यहाँ देखिए सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। ये विकल्प भी सही है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। यहाँ से यहाँ देखिए, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है, यानी ये विकल्प भी सही है। और हमको क्या विकल्प चयन करना है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। ये कथन में क्या दिया है? जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। ये कथन गलत है। तो सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? डी होगा। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कहाँ दिख रही है? यहाँ दिख रही है। तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। हमको विकल्प क्या दिए हैं? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक, उपर्युक्त सभी। तो अभी हमने देखा था जब संतुष्टि कब अधिक होती है? जब सीमांत उपयोगिता शून्यात्मक होती है। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का आधार होता है। मूल्य निर्धारण का, मांग का नियम का, उपभोक्ता की बचत का, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो डी होगा, उपर्युक्त सभी। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? तब कुल उपयोगिता अधिकतम या स्थिर होती है। हमको यहाँ विकल्प दिए हैं, घटने लगती है, बढ़ने लगती है, स्थिर हो जाती है, गुणा करती है। तो इसका सही विकल्प क्या था? स्थिर या अधिकतम। उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हमें बहुत भूख लगी तो हमने एक केला खाया, तो उससे हमको सबसे अधिक संतुष्टि मिली। कितनी मिली? 10 मिली। अब हमने दूसरा केला खाया, दूसरा केला खाने में हमको थोड़ी कम संतुष्टि मिलेगी। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि जब आपको भूख लगती है तो सबसे पहले लगता है कि हमको बस कुछ खाने को मिल जाए, और जैसे ही हम धीरे धीरे हमारा पेट भरता जाता है हमको उसके प्रति उतनी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती जितनी पहली इकाई से हमको मिलती है। हमने अब तीसरा केला खाया तो हमारी जो संतुष्टि है वो और कम हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई। संतुष्टि और तीसरे केले की 4 इकाई के बराबर हमको तीसरे केले से मिली। इस अंतिम केले से प्राप्त होने वाली उपयोगिता ही सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। हमको ऑप्शन क्या दिया है? सीमांत उपयोगिता, धनात्मक उपयोगिता, ऋणात्मक उपयोगिता और शून्यात्मक उपयोगिता। सही क्या होगा? सीमांत उपयोगिता। प्रश्न देखिए, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है। अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली इकाई से हमको जो प्राप्त उपयोगिता होगी इसको हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता। उपयोगिता को परोक्ष रूप में मापा जा सकता है। उपयोगिता को मापने के संदर्भ में हमारे बुक में 2 भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार दिए हैं। प्रोफेसर मार्शल मानते हैं कि उपयोगिता या संतुष्टि को गणनावाचक संख्याओं में या इकाइयों में, जैसे 1, 2 या 3, 4 के रूप में हम माप सकते हैं। जबकि प्रोफेसर हिक्स मानते हैं कि उपयोगिता को केवल संतुष्टि के स्तर के अनुसार क्रम के रूप दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा इकाइयों के द्वारा। मुद्रा के द्वारा उपयोगिता को नहीं नाप सकते।
हम इकाई के द्वारा, किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार। जबकि हिग्स क्या कहते हैं कि हम उपयोगिता का केवल क्रम दे सकते हैं, इनको हम माप नहीं सकते। तो इसका जो सही विकल्प है हमारा डी, बी होगा। सीमांत उपयोगिता है। प्रोफेसर बोल्डिंग की परिभाषा के अनुसार वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता से होने वाली वह वृद्धि है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से संभव होता है। तो इस प्रकार जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? बी होगा। कुल उपयोगिता में वृद्धि को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उदासीनता वक्र संश्लेषण द्वारा निम्न में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन की है? इसका जो सही सूत्र है हमारा, ये है हमारा बी। सही उत्तर क्या है? बी। MUX/PX MUY/PY। किस स्थिति में? जब हम दो वस्तुओं का उपभोग करते हैं तब उपभोक्ता संतुलन का सूत्र होता है MUX/PX, यानी एक वस्तु ये हुई X वस्तु और दूसरी वस्तु हुई Y। सुरेश द्वारा सेब की छठवीं इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता 300 इकाई है तथा सातवीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 30 इकाई है। कुल उपयोगिता सातवीं इकाई तक कितनी होगी? हमको सातवीं इकाई तक की कुल उपयोगिता निकालना है। हमको छठवीं इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता कितनी दी हुई है? 300 दी हुई है और सातवीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता हमको प्राप्त हो गई 30। अब हमको क्या निकालना है? कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, है ना। तो हम क्या कर देंगे? 6 और 7वीं की जोड़ देंगे तो कितनी मिल जाएगी हमको? 330 मिल जाएगी। तो इसका जो सही विकल्प होगा हमारा कौन सा होगा? ये ए वाला होगा, 330। एक उपभोक्ता संतुलन स्थिति में होगा यदि सीमांत उपयोगिता वस्तु के लिए समान हो। उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब आय तथा बाजार कीमत में दिए होने पर वह अपनी आय को इस ढंग से खर्च करने की योजना बनाता है कि वह अपनी कुल संतुष्टि को अधिकतम कर सके। यानी वो अपने पैसे को इस प्रकार खर्च करता है कि उसको उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वस्तु की कीमत के। किसके? वस्तु की कीमत के। उपभोक्ता संतुलन स्थिति में उस बिंदु पर होता है जब बजट रेखा कैसी हो। उपभोक्ता संतुलन से तात्पर्य उपभोक्ता के इष्टतम चयन से है और यह तब प्राप्त होता है जब उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। उदासीनता वक्र में उपभोक्ता अपना संतुलन तब प्राप्त करता है जब ये दो शर्तें पूरी करता है। पहली कौन सी है? जब ये IC कर्व, उदासीनता वक्र तथा कीमत रेखा, ये है हमारा IC कर्व, ये है हमारा उदासीनता वक्र और ये है हमारी बजट लाइन, दोनों एक दूसरे पर स्पर्श करता हो। संतुलन कब होगा? ई बिंदु पर होगा, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। और दूसरी शर्त क्या होती है? उदासीनता वक्र संतुलन बिंदु पर उन्नतोदर होता है। ये हमको दिख रहा है ना, संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र कैसा है? उन्नतोदर है। इसीलिए इसका उत्तर मुझे इसमें जो अपन विकल्प देख लेते हैं कि हमारे विकल्प क्या। यहाँ हमको दिया है उदासीनता वक्र के ऊपर हो, उदासीनता वक्र के नीचे हो, उदासीनता वक्र में लंबवत हो, उदासीनता वक्र को काटे। जबकि हमने क्या देखा था? बजट लाइन को ये स्पर्श करता है IC कर्व या ये उन्नतोदर होता है। तो यहाँ पर दिए हुए विकल्प के आधार पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये प्रश्न का उत्तर। तो आप अपने विषय शिक्षक से इस प्रश्न के बारे में जरूर चर्चा कीजिए, क्योंकि मैंने आपको दोनों शर्त बता दी कि बजट रेखा के ये स्पर्श बिंदु होना चाहिए IC कर्व या होना चाहिए उन्नतोदर होना चाहिए। यदि MUY बराबर 20, MUX बराबर 60, कीमत Y वस्तु की कीमत कितनी दी हुई है? 4 रुपए। अब हमको X वस्तु का संतुलन मूल्य, किसका मूल्य निकालना है? X वस्तु का।
हमने अभी सूत्र देखा था MUX अपॉन PX बराबर MUY बटे PY, ना। जब दो वस्तुओं का संतुलन हमें निकालना है तब सूत्र ये होता है। सूत्र में हम मान रख देते हैं। MUX बराबर हमको क्या दिया हुआ है, 60 दिया है। PX बराबर हमको ज्ञात करना है। PUY दिया हुआ हमारा कितना है, 20 दिया है। और PY का मूल्य कितना दिया है, 4 दिया है। यहाँ मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। ये 60px 20 अपॉन 4, 5px इज इक्वल टू 60। ये 4 से काट दिया ना, 4 5 जा 20, तो ये पक्षांतर किया तो 5x हो गया इज इक्वल टू 60। तो px बराबर क्या हो गया, 60 अपॉन 5, px इज इक्वल टू 12। तो हमारे जो विकल्प में सी सही होगा 12 रुपए। तो x वस्तु का जो मूल्य होगा, संतुलन मूल्य होगा, वो होगा 12। उदासीनता वक्र सदैव होता है मूल बिंदु के उन्नतोदर, मूल बिंदु के उन्नतोदर, एक लंबवत सीधी रेखा, एक समानांतर सीधी रेखा। तो इसका सही विकल्प होगा मूल बिंदु के उन्नतोदर। उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण जब हम एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का उपभोग हमें कम करना पड़ता है। इसीलिए उदासीनता वक्र हमेशा मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। ये हमारा उदासीनता कर्व है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा बी, मूल बिंदु के उन्नतोदर। दो वस्तुओं के बीच विनिमय दर उदासीनता वक्र विश्लेषण से दर्शाता है। कीमत रेखा, उदासीनता वक्र, उदासीनता तालिका, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। हमें बताना है दो वस्तुओं के बीच विनिमय दर, उदासीनता वक्र कीमत रेखा भी दर्शाता है, उदासीनता वक्र दर्शाता है, उदासीन तालिका, और इसका जो सही विकल्प होगा उपरोक्त सभी। उदासीनता वक्र का ढाल दर्शाता है। उदासीनता वक्र ये दिया हुआ है हमारा दो वस्तुओं के बीच IC कर्व। कीमत अनुपात, हास्यमान घटती हुई दर, साधन विकल्प, सीमांत उपयोगिता। इसका सही विकल्प बी होगा, हास्यमान घटती हुई दर। IC कर्व ऐसा होता है ना, हास्यमान। ये क्या शो करता है, ऋणात्मक ढाल, या इसी को हम कह सकते हैं हास्यमान। यदि एक उपभोक्ता अपनी बजट रेखा के नीचे है तब वह, ये हमारी क्या है, बजट रेखा या कीमत रेखा। यदि ये मान लो यहाँ पर 100 रुपए खर्च करने पर ये बजट रेखा प्राप्त होती है, बजट रेखा के नीचे है, मतलब यदि कोई यहाँ पर खर्च कर रहा है या 80 रुपए खर्च कर रहा है या बजट रेखा से कम खर्च कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा। हमको विकल्प दिए हैं, वह अपनी कुल आय को खर्च नहीं करेगा, वह अपनी कुल आय का खर्च करेगा, शायद अपनी आय को खर्च करे, संतुलन स्थिति में होगा। अभी हमने देखा था ये हमारी बजट लाइन थी, बजट लाइन से नीचे यानी कम खर्च करेगा। वह अपनी कुल आय को खर्च नहीं करेगा बल्कि उससे क्या कर लेगा, बचत कर लेगा। उदासीनता मैप दर्शाता है। उदासीनता वक्र का समूह है जो एक ही रेखा चित्र में बने होते हैं, इसको हम उदासीनता मैप कहते हैं। उदासीनता वक्र जो आय के अलग अलग स्तर पर संतुष्टि के अलग अलग स्तर को दर्शाता है। ये देखिए यहाँ पे जब हम बहुत सारे उदासीनता वक्र को एक साथ बना लेते, समूह में बना लेते हैं, उसे हम उदासीनता मैप कहते हैं। उच्च उदासीनता वक्र, नीचे उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र परिवार, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा उदासीनता वक्र परिवार को ही हम उदासीनता मैप कहते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे उदासीनता वक्र एक साथ बने, एक परिवार के रूप में बने, उसे हम उदासीनता मैप कहते हैं। उपयोगिता आम तौर पर से संबंधित है। उपयोगिता से तात्पर्य किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से होता है। तो सही विकल्प क्या होगा, ए होगा, संतुष्टि। जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता। अब यहाँ उल्टा प्रश्न पूछ रहा है जब कुल उपयोगिता
अधिकतम है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता क्या है? हमको विकल्प दिए हैं शून्य, वापसी के नियम, न्यूनतम और संतुलन। उत्तर तो सीधा सा है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता कैसी थी? शून्य थी। सीमांत उपयोगिता कैसी थी? शून्य थी। इसका सही विकल्प ए होगा। एक उपभोक्ता संतुलन में है जब सीमांत उपयोगिता है। उपभोक्ता संतुलन मतलब अपनी सीमित आय, अपनी जो आय है उसको खर्च करने से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, उससे हम उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब सीमांत उपयोगिता स्थिर होगी, परंतु यहाँ विकल्प बढ़ रहा है, बराबर है, न्यूनतम है और सबसे ऊंचा दिया है, इसीलिए मैं इसका उत्तर ये मान सकती हूँ कि बी होगा, बराबर। फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे डाउट के दिए हुए हैं जिनको आप अपने टीचर से भी कंसल्ट जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, परंतु कुछ प्रश्नों को के तर्क हो सकता है मैं ना समझ पा रही हूँ, तो आप जिनमें मुझे डाउट लग रहा है ये आप अपने स्कूल के विषय शिक्षक से जरूर कंसल्ट करिए। की वजह से एक उपभोक्ता का खर्च प्रतिबंधित है। उपयोगिता अधिकतम, बजट की कमी, डिमांड कर्व, सीमांत उपयोगिता। ये प्रश्न भी बहुत क्लियर नहीं है, फिर भी मैं ये मान लेती हूँ कि किसी वस्तु की उपयोगिता जो होती है वो अधिकतम होती है, इसीलिए हम उतना ही खर्च करते हैं जब तक वो वस्तु हमारे लिए अधिक उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं, इसीलिए इनकी मांग एक साथ की जाती है। जैसे कार और पेट्रोल, यदि हमारे पास कार अकेली है तो पेट्रोल नहीं है तो कार का हमारे लिए कोई मतलब नहीं, हम पेट्रोल का कोई यूज नहीं है। या आपके पास कार है तो पेट्रोल नहीं है, और यदि पेट्रोल अकेला है और कार नहीं है तो पेट्रोल का उपयोग नहीं है। इसलिए यहाँ जो सही विकल्प होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो चाय और कॉफी, ये तो स्थानापन्न वस्तु है, या हम चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, कोक पियेंगे या पेप्सी पियेंगे, चावल खाएंगे या रोटी खाएंगे हम। तो यहाँ पर जो पूरक वस्तु है इसका कोई विकल्प नहीं दिया है हमको। सामान्य वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर। सामान्य वस्तु उन वस्तु को कहते हैं जिनकी मांग क्रेताओं की आय के बढ़ने पर बढ़ती है। आय और मांग में धनात्मक संबंध होता है। सामान्य वस्तु कैसी होती है? जिनकी आय बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग भी बढ़ती जाती है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि से होता है। स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिनका एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा था ना, चाय या कॉफी, हम चाय का प्रयोग करेंगे या कॉफी का प्रयोग करेंगे, दोनों को हम एक साथ तो उपयोग नहीं कर सकते ना। स्थानापन्न वस्तु में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे यदि चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो हम कॉफी की मांग कर देंगे। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प होगा वो सी होगा, मांग में वृद्धि। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो कार की मांग वक्र कहाँ खिसक जाएगा? दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। पूरक वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में कमी होने से दूसरे की मांग बढ़ जाती है, और एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है। यहाँ दिया है पेट्रोल की कीमत यदि बढ़ जाएगी, मान लो पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो कार की मांग भी कम हो जाएगी। इसका जो वक्र होगा वो कैसा हो जाएगा? बाईं ओर खिसक जाएगा। ये देखिए, ये वक्र है, क्योंकि कार की मांग अब क्या हो जाएगी? पेट्रोल महंगा होने की वजह से कम होने लगेगी, इसीलिए ये खिसक जाएगा हमारा बाईं ओर। सही विकल्प बी होगा, बाईं तरफ। एकदम सरल है ये भी कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो कार की मांग कम हो जाएगी, इसीलिए ये जो वक्र है, सामान्य वक्र है कार की डिमांड का, वो बाईं ओर खिसक जाएगा।
किसी वस्तु की मांग वक्र खींची जाती है इस मान्यता में कि मांग के नियम की मान्यता होती है कि स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता, उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं पूर्ववत होती हैं, उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित रहती है। तो इसका जो सही विकल्प होगा उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सी वस्तु स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण नहीं है? चाय तथा कॉफी, स्याही का पेन या बॉल पेन, कोक तथा पेप्सी, ब्रेड तथा बटर। देखिए, चाय और कॉफी सही है स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण, क्योंकि हम चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे, या स्याही का पेन यूज करेंगे या हम बॉल पेन यूज करेंगे, या हम कोक पिएंगे या पेप्सी पिएंगे। परंतु ब्रेड और बटर स्थानापन्न वस्तु नहीं है, क्योंकि इन दोनों का उपयोग हम एक साथ करेंगे। हम केवल ब्रेड नहीं खाएंगे या हम केवल बटर नहीं खाएंगे। ये दोनों कैसी वस्तुएं हैं? पूरक वस्तुएं हैं। तो हमको क्या बताना था, कौन सी वस्तु स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण नहीं है? तो सही विकल्प क्या होगा? ब्रेड तथा बटर। मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा में संबंध होता है। मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है, इसके विपरीत भी कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। यहाँ जो सही विकल्प होगा वो कैसा होगा? विपरीत। यानी यहाँ पर कीमत और मांग दोनों में कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग का विस्तार से आशय है अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने के कारण उसकी मांग में वृद्धि होती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। जैसे यदि एक सेब है ना, सेब खरीदने गए, सेब का मूल्य 200 रुपए प्रति किलो है, तब हम मांग कितनी कर रहे हैं? 1 किलो कर रहे हैं। यदि सेब का मूल्य 100 रुपए हो जाए तो क्या हम 1 किलो खरीदेंगे? नहीं, हम थोड़ा अधिक सेब की मांग करते हैं। तो मांग के विस्तार का जो वक्र है नीचे की ओर संचलन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका जो सही विकल्प होगा मांग वक्र का नीचे आना। मांग का विस्तार क्या कहलाता है? यहाँ उदाहरण से आप समझ लीजिए, मांग का विस्तार जब वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है, इसकी वजह से मांग भी बढ़ जाती है, इसे हम मांग का विस्तार कहते हैं। ये किसके कारण होता है? कीमत में परिवर्तन के कारण। पहले देखिए, कीमत अधिक थी तो हम कम मांग कर रहे हैं, और कीमत जब कम हो गई तो मांग अधिक कर रहे हैं। इस तरह से ये जो मांग वक्र खिसक रहा है, इसको हम मांग का विस्तार कहते हैं। व्यक्तिगत मांग का निर्धारण होता है। व्यक्तिगत मांग सूची से अभिप्राय एक व्यक्तिगत क्रेता या उपभोक्ता का किसी वस्तु के मांग से है। यह एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न संभव कीमत पर एक व्यक्तिगत क्रेता के द्वारा वस्तु की खरीदी गई मात्रा को प्रकट करता है। यहाँ हमको जो विकल्प दिए हैं वो दिए हैं जनसंख्या के आकार एवं संरचना, जलवायु तथा मौसम, आय के वितरण, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ये जो दिए हुए विकल्प हैं ये व्यक्तिगत मांग को प्रभावित या निर्धारित नहीं करते। व्यक्तिगत मांग को तो वस्तु की कीमत करती है या मेरी आय करेगी। मैं सेब लेने गई हूँ तो उस मेरे सेब लेने में जनसंख्या के आकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सी मांग है? व्यक्तिगत मांग है। तो यहाँ जो सही विकल्प है वो होगा इनमें से किसी के द्वारा नहीं। निम्नांकित मांग अनुसूची का प्रभाव मांग वक्र पर क्या होगा? ये सेब है, सेब की कीमत 20 रुपए किलो है, तब हमने कितनी मांग की? 100 की। ये सेब की कीमत 20 रुपए है और मांग हमने कितनी कर दी? 70 रुपए। तो इसका मांग वक्र कैसा होगा? इसको हम बना के देख लेते हैं। ये देखिए, 20 रुपए कीमत है, मांग कितनी है? 100 रुपए। जब मांग 100 इकाई है तब मांग वक्र ये हो गया। जब मांग कितनी हो गई? 20 रुपए कीमत पर ही मांग कितनी हो गई? 70 हो गई।
तो मांग वक्र क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ये देखिए किस ओर, बाईं ओर शिफ्ट हो गया। मांग किस ओर शिफ्ट हो गया, बाईं ओर। अब हम इसका विकल्प देख लेते हैं। मांग वक्र दाईं ओर खिसकना, मांग वक्र ऊपर का जाना, मांग वक्र बाईं ओर जाना और मांग वक्र का नीचे जाना। अभी तो हमने देखा कि ये मांग वक्र देखिए, कीमत 20 रुपए थी, मांग वक्र 100 पे ये था, 70 पे ये हो गया, यानी मांग वक्र कहाँ खिसक गया, बाईं ओर। सही विकल्प होगा हमारा सी, बाईं ओर। मांग में विस्तार का कारण है, इसको भी हम उदाहरण से समझ लेते हैं। सेब का मूल्य 200 रुपए, मांग हमने कितनी की, 1 किलो। मांग कीमत कितनी हो गई, 100। हमने मांग कितनी की, 2 किलो। अब अन्य बातें समान रहने के बाद भी जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, इसे हम मांग में विस्तार कहते हैं। ये देखिए सेब के भाव में कमी हो गई तो मांग में विस्तार हो गया। पहले 1 किलो हम खरीद रहे थे, अब हम 2 किलो खरीद रहे हैं। मांग में विस्तार क्यों हो गया, कीमत गिर गई। यहाँ कीमत क्या हो गई है, गिर गई। 200 रुपए किलो से कितनी हो गई, 100 हो गई। इसे ही हम मांग का विस्तार कहते हैं। और ये मांग में विस्तार हो गया, मांग हम 1 किलो से 2 किलो करने लगे, यहाँ कीमत कम हो गई और यहाँ मांग बढ़ गई। इसे ही हम मांग का विस्तार कहते हैं। किसी वस्तु की मांग के विवरण शामिल है। मांग में अनेक तत्व प्रभावित या निर्धारित करते हैं, जैसे वस्तु की कीमत है, उपभोक्ता की आय, वस्तु की मात्रा, उपभोक्ता की रुचि। इस प्रकार यहाँ पे जो सही विकल्प होगा उक्त सभी। जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो हल्की वस्तु की मांग वक्र चली जाती है। यहाँ हल्की वस्तु से तात्पर्य निम्न कोटि की वस्तु से है। हल्की या घटिया वस्तु की मांग क्रेता की आय बढ़ने पर घट जाती है और आय में वृद्धि होने से घटिया वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है, अर्थात मांग वक्र बाईं ओर पीछे की ओर खिसक जाएगा। यदि X वस्तु की कीमत गिर जाने पर Y वस्तु की कीमत ऊंची चली जाए तो दोनों वस्तुएं होंगी। मांग के नियम के अनुसार कीमत और मांग में संबंध होता है, ना कि एक वस्तु के कीमत से दूसरी वस्तु के कीमत का। तो ये वाला जो उत्तर होगा ये होगा, ये आपस में असंबद्ध है। X वस्तु की कीमत गिर जाने पर Y वस्तु की कीमत ऊंची चली जाए, ये कथन में इनमें कोई संबंध नहीं है। यदि Y वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर X वस्तु की कीमत भी ऊंची चली जाए तो दोनों वस्तुएं होती हैं। स्थानापन्न, असंबद्ध, पूरक और प्रतिस्पर्धी। तो कौन सी वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुएं। यदि X वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता तो उसे कहा जाता है। यदि X वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता तो इसे हम पूर्णतः लोचदार वस्तु, पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। ये देखिए कीमत यहाँ कैसी है, बढ़ती जा रही है। कीमत पहले इतनी थी, तब मांग हमारी ये है। जब कीमत और अधिक बढ़ गई तब भी मांग हमारी वही है। मांग में परिवर्तन नहीं हो रहा, कीमत और अधिक हो गई फिर भी हमारी मांग वही है। इसको हम कहते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। जिस प्रकार की नमक या आवश्यक वस्तुओं की जो मांग होती है वो होती है पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग कौन सी है, कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। एक वस्तु की मांग डी से स्मॉल डी हो जाती है तो कहा जाएगा कि चित्र के अनुसार वस्तु की कीमत स्थिर है। ये दी हुई है वस्तु की कीमत स्थिर है, तब मांग वक्र कैसा है हमको प्राप्त हुआ, डी। और स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर के कारण मांग वक्र दाईं ओर खिसक गया। ये देखिए दाईं ओर खिसक गया। तो हम क्या इसका उत्तर क्या देखेंगे, ये स्थानापन्न वस्तु की विशेषता थी
कि इसकी मांग क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। एक वस्तु की मांग की लोच ऊंची होगी जब वह क्रेता के लिए आवश्यक हो, उसके लिए उपयोग संभव हो, उसकी स्थानापन्न वस्तुएं अधिक हो, वह महंगी हो। इसका सही विकल्प होगा जो क्रेता के लिए आवश्यक हो। किसी वस्तु की मांग कम लोचदार होगी जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में वस्तु की मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग कम लोचदार कहलाती है। यहाँ सही विकल्प होगा पहला, प्रतिशत कीमत परिवर्तन में, और ये कम होगा प्रतिशत मांग की मात्रा में परिवर्तन के। निम्नलिखित में से लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है? माचिस, दवाइयां, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक, ये सभी बेलोचदार होंगी क्योंकि ये आवश्यक वस्तुएं हैं, जबकि एयर कंडीशन, एसी आवश्यक वस्तु नहीं है, इसीलिए ये लोचदार मांग वाली वस्तु नहीं होगी। सॉरी, इसकी मांग लोचदार मांग होगी। जिसके पास पैसा होगा, जो अमीर लोग होंगे, वही इनको खरीदेंगे। हमारा जो सही विकल्प है वो है डी। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से कम हो तो कीमत में कमी होगी। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में मांग में अनुपातिक परिवर्तन कम होता है, ऐसी मांग को बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे यदि वस्तु है जिसकी यदि कीमत में 40% कमी हुई और आय में केवल 10% वृद्धि हो तो उसे हम बेलोचदार मांग कहते हैं। मांग की मात्रा में वृद्धि से अधिक अनुपात में जब वृद्धि होती है इसे हम कीमत लोच इकाई से कम होगी। यदि किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ता के द्वारा की जाती है तो सामान्यतः इसकी मांग होती है। जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में बिल्कुल परिवर्तन ना हो तो ऐसी दशा में पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। प्रायः धनवान व्यक्ति अपनी कीमत में परिवर्तन का उन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, तो विकल्प बेलोचदार होगा, परंतु यहाँ विकल्प कम लोचदार दिया है, इसीलिए इसका जो उत्तर है वो मैंने ए सेलेक्ट किया है, कम लोचदार। एक मध्यम स्तर के रेस्टोरेंट में भोजन की मांग लोचदार होती है। यदि रेस्टोरेंट का संचालक कीमत बढ़ाने का विचार रखता है तो परिणाम हो सकता है। जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो उसे हम अधिक लोचदार मांग कहते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% में वृद्धि हो जाए और मांग में 25% कमी हो जाए तो हमारा जो यहाँ विकल्प होगा वो होगा ए सही, भोजन की मांग की मात्रा अधिक कमी। गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं? किस प्रकार की होती है? निकृष्ट होती है, विशिष्ट होती है, श्रेष्ठ होती है या सामान्य? निकृष्ट वस्तु को हम गिफिन वस्तुएं कहते हैं। स्याही के मूल्य में वृद्धि से पेन की मांग में होगी वृद्धि, कमी, स्थिर, अप्रभावित। यदि स्याही की कीमत में वृद्धि होती है तो पेन की मांग में कमी हो जाएगी, तो मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। मांग वक्र का ढाल सामान्यतः कैसा होता है? मांग वक्र किसे कहते हैं? मांग तालिका का रेखा चित्र ही मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र का ढाल हमेशा बाएं से दाएं और नीचे की ओर ढालू होता है, इसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। ये मांग और कीमत के बीच संबंध, विपरीत संबंध के कारण ये ऋणात्मक होता है। इसका सही विकल्प क्या होगा? बाएं से दाएं की ओर, नीचे की ओर। मांग वक्र कैसा होता है? बाएं से दाएं की ओर ऋणात्मक ढाल वाला होता है। उपयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? उपयोगिता को मापने के संदर्भ में दो अलग अलग विचार हमने पहले जाने थे, मार्शल और प्रोफेसर हिक्स एंड एलन ने। मार्शल ने तो उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत दिया था, परंतु हिक्स और एलन का मानना था कि उपयोगिता को हम क्रम के रूप में दे सकते हैं
उपयोगिता उच्च और निम्न के आधार पर हम उपयोगिता को माप सकते हैं। तो इस प्रकार उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? हिग्स तथा एलन ने। इस इकाई में कुछ अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, परंतु सभी महत्वपूर्ण हैं, तो आप अपने नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि परीक्षा में आपको नोट्स ही काम आएंगे। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वीडियो को बार बार देख सकें। जब तक आप परीक्षा के आधार पर अभी ही वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट करते जाइए। थैंक यू।